गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम पारजीवी जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। 12th क्लास का ये जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो पारजीवी जंतु किसे कहते हैं? तो ऐसे जंतु जिनके आनुवंशिक पदार्थ में हेर फेर करके यानी फेर बदल करके कोई अभिव्यक्त होने वाला विजातीय डीएनए किसी जीव के अंदर यानी जंतु के अंदर प्रविष्ट कराकर पारजीवी जंतु का निर्माण किया जाता है। यानी ऐसे जंतु जिनके आनुवंशिक पदार्थ में है ना हैं, जैसे कि हम समझ सकते हैं यहाँ पे ये इसका बहुत यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस प्रकार से कि यहाँ पे क्या किया कि जैसे कि हमने यहाँ पे पारजीवी जंतु के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे गाय का अंड कोशिका ली, गाय की अंड कोशिका ली ये, और अंड कोशिका लेके इसमें क्या किया हमने प्रयोगशाला के अंदर उसमें हेर फेर किया। हेर फेर करने के बाद देखो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जो अंडाणु प्राप्त हुआ इसमें हमने हेर फेर किए हुए जीन डाल दी। तो यानी अंडाणु लिया और इसमें जो हेर फेर किए हुए जीन डाल के हमारी वांछित जीन डाल दी और फिर हमने ये कोशिका इसके अंदर डाल दी। यानी ये क्या है जो होस्ट है इसमें डाल दी, परपोषी गाय में डाल दी, और ये अंड कोशिका का जो सोरगेट माँ में स्थानांतरण हो गया। सोरगेट माँ में स्थानांतरण होने के बाद इस प्रकार से ये ट्रांसजेनिक एनिमल प्राप्त हो गया। तो यानी किसी एक गाय की तो क्या करना है, अंड कोशिका लेनी है, उसके अंदर वांछित जीन डालना है, हेर फेर कर देना है, उसके बाद दूसरी गाय के अंदर इसके अंड गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाता है जो सोरगेट माँ कहलाती है। उसके बाद ये हमें क्या प्राप्त होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल। तो एनिमल कहलाते हैं। इस प्रकार से ट्रांसजेनिक जो जंतुओं का जो निर्माण होता है वो उसमें जैसे चूहा है आप देख सकते हो, जैसे चूहा, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय, मछली, ये लेकिन सभी पारजीवी जंतुओं में लगभग 95% संख्या में चूहों की है। जैसे चूहा जो प्राप्त हुआ कैसा हुआ, सामान्य चूहों की तुलना में उसका आकार, सामान्य चूहों की मतलब जो चूहे, खरगोश, सुअर, गाय, भेड़, मछली सभी बहुत से प्रकार के ट्रांसजेनिक एनिमल प्राप्त किए गए। अब यहाँ पे आप देखना ये है कि ये जो सारे प्राप्त किए गए इनमें हम बात करें कि विशेषता क्या थी। तो पहले पारजीवी जंतु चूहे थे। सबसे पहले जो चूहों की विजातीय वृद्धि हार्मोन जीन को प्रविष्ट कराया गया। क्या किया गया, विजातीय वृद्धि हार्मोन को इसके अंदर प्रविष्ट कराया गया चूहों के अंदर, और इससे क्या हुआ कि जो चूहे थे आकार में 2 गुना हो गए। जो चूहा जैसे कि मान लो छोटा था तो उसका आकार हो गया डबल, है ना, 2 गुना हो गया ये। तो इस प्रकार इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल विशेषता थी। फिर सबसे ज़्यादा चूहे पे प्रयोग किए गए। उसके बाद आया मानव वृद्धि हार्मोन प्रविष्ट कराकर मछली का निर्माण किया गया। तो मछली का आकार भी सामान्य मछली से काफ़ी बड़ा था और इसका भार भी बहुत ज़्यादा था। तो क्या हुआ कि जो मछुआरे थे, जो मछली व्यापार करते हैं, उनके लिए अच्छा है कि भैया जो मछली डबल से भी ज़्यादा वजन की हो गई उनके तो भाव में अच्छा होगा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल का इस प्रकार से मतलब कि उसकी उपयोग के आधार पर उसमें चेंजेस किए जाते हैं। आगे देख सकते हो आप, ये जैसे चूहे के बारे में दे रखा कि ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार से किया जाता है कि यह जाना जा सके कि जीनों का नियमन किस प्रकार हो रहा है तथा कैसे यह शरीर की सामान्य क्रियाओं व विकास को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए इन जंतुओं के निर्माण में भागीदारी जटिल कारकों जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो यानी इंसुलिन हार्मोन का जैसे निर्माण हो रहा मनुष्य के अंदर, जैसे कि एक कंपनी द्वारा बनाया गया है। लेकिन पहले क्या किया जाता था, किसी भी जीव के अंदर डाल के ट्रांसजेनिक एनिमल के रूप में इसको प्राप्त किया जाता था। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अच्छा, बात ये आती है यहाँ पे कि भैया वास्तव में जो है इनका निर्माण कैसे किया जाता है। तो निर्माण कैसे किया जाता है, तो 3 प्रकार से ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जाते हैं: डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, रेट्रोवायरस और भ्रूणीय स्टेम कोशिका माध्यम ट्रांसफर। तो मेरा एक वीडियो डाल रखा है कि जीन ट्रांसफर कैसे होता है, जीन थेरेपी कैसे होता है, उसमें मैंने बता रखा है कि भ्रूणीय कोशिका एक प्रकार की स्टेम कोशिका है और उसमें विशेषता होती है कि वो क्या कर सकती है, अपने जैसी और स्टेम कोशिका बना सकती है और उन स्टेम कोशिका से क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारे जो नई कोशिकाएं बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से इसको किया जा सकता है: डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हो रेट्रोवायरस द्वारा जीन स्थानांतरण, भ्रूणीय स्टेम कोशिका माध्यम जीन ट्रांसफर। तो 3 प्रकार से क्या किया जाता है, इसके अंदर जीन का ट्रांसफर किया जाता है।
अब होता क्या है इसके अंदर, तो जो बाह्य जीन को प्रारंभिक अवस्था में ही अंदर जर्म लाइन में डालना पड़ेगा, यानी एम्ब्रियो स्टेज के अंदर ही उसको डालना पड़ेगा, तभी ये सभी कोशिका में रूपांतरित कर पाएगा। तो ये याद रखना आपको, यहाँ नीचे लिख रखा मैंने ये। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ये देखिए, यानी जो भी कार्य करना है उसकी भ्रूण स्टेज में ही करना पड़ेगा। जैसे इसकी अंड कोशिका ली हमने और फिर इसमें वांछित जीन डाल दिया, वांछित जीन प्रयोगशाला में फेर बदल कर इसको हमने क्या किया, सॉरगेट मदर के अंदर डाल दिया, और सॉरगेट मदर के अंदर हमने डाल दिया इसके अंदर, तो नया ट्रांसजेनिक एनिमल प्राप्त हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि रोगों का अध्ययन किस प्रकार से ये उपयोगी है। हम बात करेंगे कि भाई ये किस प्रकार से मानव उपयोगी हैं। तो एक तो हो जाएगा सामान्य कार्य की विकास, जो हमने देखा अभी, सामान्य एक तो कार्य हो जाएगा सामान्य कार्य की विकास। जैसे ये हमने देखा कि चूहों का जो आकार बड़ा हो गया, जैसे मछली का आकार हमने उसका 2 गुना कर दिया, तो ये सामान्य कार्य की विकास है। दूसरा है यहाँ पे इसका उपयोग रोगों के अध्ययन के लिए, रोगों के अध्ययन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कैंसर रोग में, है ना। तो अनेक पार्जन्य जंतुओं को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है जिससे पता लगा सके कि कोई जीन को रोग के विकास से क्या भूमिका है। ये इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि जिससे यह मानव रोगों के अध्ययन में सुविधाजनक हो सके। जैसे कैंसर के उपचार में, तो यहाँ पर पार्जन्य जंतुओं का उपयोग जीवों की रोग विकार के पता में, रोग विकार के मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रयोग, क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं बहुत ही संवेदनशील होते हैं रोगों के प्रति। थोड़ा सा लक्षण दिखेगा बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्टिव हो जाएगा, तो जैसे कि इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है ट्रांसजेनिक। दूसरा है जैविक उत्पाद, तो रोगों के उपचार के साथ उपचार में प्रयोग में होने वाले औषधीय में जैविक उत्पाद होते हैं, और लेकिन इन उत्पादों का निर्माण प्राय काफ़ी महंगा होता है। ऐसे जैविक उत्पादों का निर्माण पारजीवी जंतुओं की मदद से किया जाता है। तो जो जैविक उत्पाद होते हैं उनका निर्माण करने में भी ट्रांसजेनिक एनिमल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये आसानी से इसको किया जा सकता है। जैसे मानव प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अब ये क्या है, तो ये एम्फीसीमा रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है। इसका फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टस फाइब्रोसिस रोग के अंदर, ये जो रोगों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जीन को जंतु में प्रविष्ट कराकर पारजीवी जंतु बनाए जाते हैं, इसको कोड करने वाली जीन को, है ना, और इस रोग का उपचार किया जाता है उसके अंदर, कि भैया किसी भी जीन के अंदर वो जीन डालकर और उसमें ट्रांसजेनिक एनिमल में उसको क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल प्राप्त कर लिए जाते हैं और उससे संबंधित रोगों के उपचार हो जाता है। जैसे आप देख सकते रोजी गाय, 1997 में पहली बार ट्रांसजेनिक गाय रोजी का निर्माण किया गया। इसका दूध मानव प्रोटीन अल्फा लैक्टिब्यूलिन से संबंध था, और इस मानव शिशुओं के लिए गाय प्राकृतिक दूध की अपेक्षा अधिक पोषक मान वाला इंसुलिन, मतलब प्राकृतिक दूध को अपेक्षा अधिक पोषक मान वाला संतुलित उत्पाद था। इसमें अल्फा लैक्टुलबिन की मात्रा 2.4 ग्राम प्रति लीटर थी। अच्छा, तो ये है कि इस प्रकार से हम जैविक उत्पाद में भी कर सकते हैं, जैसे कि रोजी के द्वारा कर रहे हैं हम। दूसरा है अल्फा खेती, ट्रांसजेनिक जंतुओं को मदद से औषधियों में भी आणविक खेती की जाती है, निर्माण में पशु, है ना, औषधि निर्माण में भी इसकी मदद दी जाती है। अब देखिए कि यहाँ पे जंतुओं का ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखो ये एक दे रखी है कि मानव का क्या लिया, इसके अंदर वृद्धि हार्मोन लिया मानव के लिए, मानव जीन लिया है, फिर मानव जीन का बाह्य माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, यानी एक अंडदाता कोशिका ली, तो इधर इससे तो अंडदाता कोशिका ली हमने, इससे अंडदाता कोशिका ली, और पर ये और फिर नई ट्रांसजेनिक जंतु प्राप्त हो गए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है। प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का उत्पाद यकृत में होता है, और ये एंजाइम लीवर फेफड़ों को संक्रमण से बचाता है, और यह श्वेत रक्त कोशिकाओं से एक एंजाइम मुक्त कर अपना कार्य संपन्न करता है। और एएटी को कोड करने वाली जीन को में म्यूटेशन हो जाने से एएटी नहीं बनता है, फलस्वरूप डब्ल्यूबीसी से मुक्त होने वाला रक्षात्मक एंजाइम अपना कार्य नहीं कर पाता है। वयस्क व्यक्तियों में इसकी कमी से एम्फीसीमा रोग हो जाता है, इसकी कमी से हेपेटाइटिस व लिवर सिरोसिस भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक बेड उन रोगियों को मदद कर सकती है जिनमें एएटी की कमी से एम्फीसीमा रोग उत्पन्न हो गया।
इन जंतुओं को इस प्रकार आनुवंशिक रूपांतरित किया जाता है जिससे कि दूध में मनुष्य की प्रोटीन AAT उपस्थित हो। इस दूध में AAT की आपूर्ति अनेक देशों में भी पारंपरिक तौर पर की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या कर रहा है, दूध के अंदर, भेड़ के दूध के अंदर ऐसी क्वालिटी कर दी है कि वो क्या कर रही है, एम्फीसीमा रोग के लिए उपचार का कार्य कर रही है। तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल का उपयोग है। आगे देख सकते हो आप टीका सुरक्षा में कि अगर कोई भी टीका है तो पहले किसको लगाया जाएगा, ट्रांसजेनिक जंतुओं को लगाया जाएगा, क्योंकि ट्रांसजेनिक जंतु उसके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जैसे कि पहला टीका बनाया गया था, ये आप देख सकते हो, कौन सा बनाया गया था, अपने यहाँ पे पोलियो का। तो यहाँ पारजन्य चूहों का प्रयोग कर पोलियो की वैक्सीन की सुरक्षित परीक्षण के लिए किया गया था, है ना, प्रयोगशाला के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी टीका बनता है तो पहले इसका ट्रांसजेनिक जंतुओं पे प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसजेनिक जंतु सबसे ज़्यादा इन वैक्सीन के प्रति संवेदनशील होते हैं। उसके बाद देखो रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में, अगर कोई भी परीक्षण करना है रासायनिक, तो उसके अंदर भी रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में क्या किया जाता है कि जो विषाक्तता होती है, जो दवाइयों की, औषधियों की, तो उसको पहले उन पर प्रयोग किया जाता है ट्रांसजेनिक जंतुओं पर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत कम मात्रा होती तो भी उसके अंदर वो इफेक्ट दिखाते हैं। तो हम डायरेक्टली सामान्य जंतु या मानव पर प्रयोग करने से पहले भी ट्रांसजेनिक जंतु पर करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि टीका सुरक्षा में, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में, यहाँ पे आप देखो कि अल्फा-1 ट्रिप्सिन प्रोटीन कैसे कार्य करती है, यहाँ पे जैविक उत्पाद बनाने में इसकी मदद से, रोजी वगैरह और रोगों के अध्ययन में। इस प्रकार से हमने देखा कि पारजन्य जंतुओं का मानव में क्या क्या लाभ है। तो आज के लिए इतना ही। ओके।